कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। पूरी दुनिया में एक मौत का अंधेरा यानी कि एक धुआं फैल चुका है और अगर इस धुएं में कोई एक सेकंड के लिए भी सांस ले लेगा तो अंजाम बस एक है, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। इंसानों को मजबूरी में आके जमीन के नीचे छुपना पड़ा ताकि बेचारे इस धुएं में सांस नहीं ले पाए। यहाँ तक कि उन्हें अपने चेहरे पे मास्क पहन के भी घूमना पड़ा। सब कुछ बंद हो गया, चाहे वो दुकान हो या फिर काम। अब पूरी दुनिया की उम्मीद एक कंपनी से है जिसका नाम है अपर स्काई। ये कंपनी ये दावा करती है कि वो इस दुनिया से इस मौत के अंधेरे को मिटा देगी और इसी कंपनी में काम करती है इस कंपनी की एक एजेंट कोरा। ये कंपनी अपने एजेंट्स को उस इलाके में रखती है जिस इलाके में ये मौत का धुआं सबसे ज्यादा आ रहा है। वो अपने एजेंट को एक फुली गैजेट रूम में रखती है, उन्हें तरह तरह के गैजेट देती है और उन्हें एक रूटीन फॉलो करने के लिए भी कहती है ताकि वो लोग फिट रहे। ये कंपनी अपने एजेंट्स का ख्याल भी रखती है और हर महीने अपने एजेंट को ड्रोन के साथ एक सप्लाई भेजती है जिसमें खाने के और कुछ जरूरी सामान होते हैं। सारे एजेंट को ये कहा जाता है कि वो अपने कमरे में रहे और तब तक बाहर ना निकले जब तक कंपनी वाले उनसे बाहर निकलने के लिए नहीं कहते। कोरा भी कई साल से इस कमरे में बंद है और इंतजार कर रही है कि कंपनी वाले उससे कुछ कहें। कोरा को फिर से वो पुरानी दुनिया में जीना था जहाँ पर लोग हंसते थे, खेलते थे, घूमते थे और उसे पूरी उम्मीद थी कि ये कंपनी उसे वो दिन जरूर दिखाएगी। धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहता है। कंपनी उन्हें खाना भेजती थी, सामान भेजती थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कोरा के सारे गैजेट्स खराब होने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि अपना कोई इंजीनियर भेजो ताकि वो यहाँ पर आके मेरे कमरे को ठीक कर सके। लेकिन कंपनी उसे कोई जवाब ही नहीं दे रही। कोरा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। कंपनी हर किसी को एक मिनी कंप्यूटर देती थी ताकि वो उससे अपने सवाल और जवाब पूछ सके। कोरा अपने कंप्यूटर विंग से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इंजीनियर का इंतजार करेंगे और यहाँ पर सब कुछ खराब हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास बचने का कोई मौका बचेगा ही नहीं। अब बस एक ही रास्ता है कि यहाँ पर 10-12 किलोमीटर के बाद एक और एजेंट जेम्स का घर है, हम वहाँ जा सकते हैं और उससे मदद ले सकते हैं। विंग कोरा को मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बेचारी कोरा के पास कोई रास्ता नहीं बचा और यहाँ से आता है इस कहानी का पहला ट्विस्ट। कोरा अब उस दुनिया में बाहर निकलती है। याद है ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस दुनिया में कोई भी बिना मास्क पहने निकल नहीं सकता। कोरा उस दुनिया में बाहर निकलती है। हर जगह मौत का धुआं। कोरा को बहुत ही सावधानी के साथ शहर को पार करना पड़ेगा। सारी दुनिया तबाह हो गई है, दुकानें लूट चुकी है, पूरी दुनिया खराब हो चुकी है। लेकिन अब भी दुनिया में लुटेरे हैं जो लोगों को लूटते हैं। कोरा को उनसे भी बच के रहना है क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि कोरा यहाँ बाहर घूम रही है तो शायद वो कोरा को लूटने की कोशिश करेंगे। सारी दुनिया से, सारी मुसीबतों से बचते हुए कोरा फाइनली अपने दोस्त के पास पहुंचती है और यहाँ पर कोरा को मिलता है एक बहुत बड़ा झटका क्योंकि वो देखती है कि उसके दोस्त ने खुद को मार दिया है। उसके दोस्त ने अपने लेटर में लिखा है, जो कि उसका आखिरी लेटर था, कि कंपनी वाले हमें धोखा दे रहे, कंपनी वाले हमें छोड़ के जा चुके हैं, हमें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, हम सब मर जाएंगे। कोरा को समझ में नहीं आ रहा कि जेम्स ने ये सब क्यों कहा। क्या ये सच है? क्या सच में कंपनी यहाँ से जा चुकी है अपने एजेंट्स को मरने के लिए छोड़ के? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसके सवाल का जवाब सिर्फ कंपनी के हेडक्वार्टर में ही मिलेगा। वो फैसला करती है कि वो कंपनी के हेडक्वार्टर जाएगी, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि अगर उसका कमरा ठीक नहीं हुआ तो वो भी आज नहीं तो कल जेम्स की तरह मरी जाएगी। अब कोरा ने अपने आखिरी फैसला कर लिया था। वो इस मौत के धुएं में चलते हुए जंगल की तरफ पहुंचती है, लेकिन इससे पहले वो अपने हेडक्वार्टर पहुंच पाती। याद है ना, मैंने लुटेरे के बारे में कहा था कि इस दुनिया में अभी भी लुटेरे मौजूद है जो कि लोगों को लूटते हैं। कोरा का भी सामना एक गैंग से हो जाता है, लेकिन कोरा जानती थी कि उसे इस गैंग से कैसे बचना है। वो छुप जाती है और इंतजार करती है कि ये गैंग वाले वहाँ से चले जाए। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर कोरा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है और उसकी मंजिल है कंपनी का हेडक्वार्टर। वो हेडक्वार्टर पहुंचती है और यहाँ पर मिलता है कोरा को दूसरा सरप्राइज। वो देखती है कि जेम्स ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। कंपनी वाले अपने एजेंट्स को छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कंपनी के लैपटॉप को चेक करती है तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ऊपर से ऑर्डर आया था कि कंपनी को यहाँ से बंद कर दिया जाए और सारे कंपनी के लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। कोरा को समझ में नहीं आता कि अगर कंपनी ये ऑर्डर्स दे रही थी तो उसने अपने
एजेंट्स को यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्यों नहीं कहा, उन्हें किसी सेफ जगह लेके क्यों नहीं गई, क्या वो अपने एजेंट से प्यार नहीं करती। उसके दिमाग में कई सारे सवाल है और जवाब एक भी नहीं। लेकिन अब वक्त सवाल और जवाब का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वही लुटेरे आ जाते हैं। उन्होंने कोरा को देख लिया था और वो कोरा का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो कोरा को लूट पाते, कोरा उन लोगों को मार देती है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, कहानी तो अभी भी बाकी है। अब कोरा वहाँ से बाहर निकलती है और कोरा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। लेकिन यहाँ से शुरू होगा कोरा का एक खौफनाक सफर, क्योंकि जंगल में और भी गैंग्स है जो कि कोरा के ऊपर हमला कर देते हैं। कोरा उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेचारी उनके सामने टिक नहीं पाती। वो लोग कोरा को बेहोश कर देते हैं और कोरा की जब आंख खुलती है तो वो उस गैंग के लीडर के सामने है और उसका नाम है जोसेफ। कोरा जोसेफ से पूछती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो कोरा को बताता है कि तुम कंपनी के लिए काम करती हो ना, और मुझे कंपनी से नफरत है। तुम्हें पता है मैं भी कंपनी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन वो मुझे इस काबिल नहीं समझती थी। वैसे भी ये कंपनी लोगों को तो इस काबिल समझती ही नहीं है। तुम फर्क देख लो, ये कंपनी अपने एजेंट्स को कितना अच्छा मार्क्स देती है और हमारे मार्क्स को देख लो कितना खतरनाक है। ये कभी भी खराब हो सकता है और हमारी जिंदगी हमेशा रिस्क पे है। तुम लोग कितने अच्छे कमरे में रहते हो और हमारी हालत देखो, हम लोग कितने गरीब हैं। लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हारा जो मिनी कंप्यूटर है मुझे वो चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे दोगी तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। कोरा को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। उसका कंप्यूटर अभी डीएक्टिवेट हो चुका था और उसे एक्टिवेट होने में कम से कम 12 घंटे तो लगेंगे ही। जोसेफ कोरा को इतना ही वक्त देता है कि 12 घंटे में अगर तुम्हारा कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ तो उसके बाद मैं तुम्हें तरपा तरपा के मार दूंगा। और फिर जोसेफ अपनी एक साथी ब्लेक को कहता है कि इसका ख्याल रखो, और फिर वो वहां से चला जाता है। कोरा को पता था कि ये उसका आखिरी मौका है, क्योंकि अगर उसने जोसेफ को कंप्यूटर दे भी दिया तब भी जोसेफ उसे मार देगा। कोरा ब्लेक के ऊपर हमला कर देती है, ब्लेक को मार देती है और उसके बाद वो वहां से बाहर निकलती है। अब उसके सामने एक नहीं बल्कि 20-20 आदमी है जिनके हाथों में गन्स है और कोरा के हाथ में कुछ भी नहीं। अब कोरा को इस धुएं का फायदा उठा के बारी बारी सबको मारना है। वो बारी बारी सब पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो लोग ये समझ चुके हैं कि कोरा आजाद हो चुकी है। वो लोग कोरा पे हमला करने की कोशिश करते हैं। अब कोरा कभी भी मर सकती है और यहाँ पर आएगा इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उन आदमियों के ऊपर कोई गोली चला देता है और वो कोई और नहीं बल्कि कोरा की हमशक्ल है। उसे देख के कोरा को भी हैरानी हो रही है कि ये मुझ जैसी कैसे दिखती है, वो भी इतनी ज्यादा। लेकिन अभी सवाल और जवाब का वक्त नहीं है। वो लड़की कोरा को समझाती है कि पहले हम इनसे निपटते हैं और उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगी। कोरा उस लड़की की बात मान जाती है और वो दोनों मिलके जोसेफ और उसके गैंग से लड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके वो जोसेफ और उसके गैंग को मारना शुरू करते हैं और आखिरी में कोरा के सामने जोसेफ आ जाता है। कोरा जोसेफ को घायल कर देती है और जोसेफ चिल्लाता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती, मार दो मुझे। लेकिन कोरा के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी, वो उसे नहीं मारती और वहां से चली जाती है। अब वक्त था कोरा को उसके सवाल की जवाब पाने का। वो उस लड़की से सवाल पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मेरी जैसी कैसे दिखती हो। और यहाँ पर मिलेगा कोरा को एक सबसे बड़ा सरप्राइज जो कि उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। वो लड़की कोरा को समझाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई इंसान हो, मैं कोई इंसान हूँ? बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक क्लोन हैं और इस दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सारी कोरा घूम रही है। सिर्फ कोरा ही नहीं, कंपनी के जितने भी एजेंट है, जेम्स, जेड और भी बहुत कोई, वो सारे के सारे क्लोन्स हैं। इंसानों ने ये फैसला किया कि मौत के इस धुएं में वो नहीं घूमेंगे बल्कि उनके बनाए गए खिलौने घूमेंगे, यानी कि मैं और तुम मुझे B7 कह के बुला सकती हो। कोरा B7 से कहती है तुम ये सब क्या कह रही हो, मुझे सब कुछ याद है कि मैं कैसे पैदा हुई, बचपन से मैं कैसे बड़ी हुई, मुझे कैसे पाला गया, मैं कैसे बाहर जाके खेलती थी, मुझे सब कुछ याद है। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं क्लोन हूँ? B7 उसे समझाती है कि ये सारी मेमोरी कंपनी ने तुम्हारे अंदर फिट की है। तुम्हारा और मेरा जन्म तभी हुआ जब ये मौत का अंधेरा इस दुनिया में छा गया। कंपनी ने इसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कंपनी ये समझ गई कि वो इस धुएं को खत्म नहीं कर पाएगी तब उसने ये फैसला किया कि अब वो लोग एक सेफ जोन में चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले वो अपने सारे खिलौने को खत्म कर देंगे। तुम्हें याद है ना, सप्लाई में हमारे लिए बॉक्सेस आते हैं, तो उन्होंने अपने सारे एजेंट्स को बॉक्स में मौत भर के भेजा ताकि एजेंट्स जब बॉक्स खोले तो वो मर जाए। मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरा बॉक्स खराब निकला और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम अगली सप्लाई आने से पहले वहां से निकल गई, वरना तुम भी मर जाती। कोरा को समझ में नहीं आ रहा है, अब उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। कल तक वो ये सोच रही थी कि ये कंपनी एक अच्छी है और आज वो ये सोच रही है कि ये कंपनी कितनी बुरी है। B7 उसे समझाती है कि तुम्हारे दिमाग में भी ना कई सारे सवाल है और इन सवालों के जवाब हमें कंपनी के सेफ जोन में ही मिलेंगे। मैं कई सालों से उस कंपनी के सेफ जोन को ढूंढ रही हूँ और जब मुझे वो सब मिलेंगे तो मैं उनसे अपना सवाल पूछूंगी, अपना हक मांगूंगी।
लूंगी और अगर मेरा हक मुझे नहीं मिला तो मैं उसे छीन लूंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अब कोरा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। वो मान जाती है कि वो B7 का साथ देगी। अब B7 और कोरा एक मिशन पे है। कोरा ने लगभग इस पूरी दुनिया में सैर कर ली है, लेकिन नदी के पास एक इलाका ऐसा है जहाँ पर उसे डाउट है कि वहाँ कंपनी का सेफ जोन जरूर होगा। अब कोरा और B7 एक मिशन पे बाहर निकलते हैं। रास्ते में वो लोग एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। उन्हें खाने और पानी की जरूरत थी। वो बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो बिल्डिंग किसी मामूली इंसान की नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट की थी। वो इस बिल्डिंग के नीचे रहता था अपने लोगों के साथ। वो उन दोनों से कांटेक्ट करता है और उन दोनों को कहता है कि सामने वाले टेलीफोन में आओ, वहाँ तुम्हें मैं दिखूंगा। B7 फोन को उठाती है और वो आदमी यानी कि जेक उनके सामने है। जेक B7 को समझाता है कि तुम दोनों क्लोन हो ना, ऐसा करो, मेरे पास खाना है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है, तुम दोनों मेरी गुलाम बन जाओ और इसके बदले मैं तुम दोनों को सब कुछ दूंगा। B7 को बहुत गुस्सा आता है। वो जेक की बात मानने से इनकार कर देती है और तब जेक के आदमी B7 और कोरा दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब B7 और कोरा जेक के आदमियों से लड़ रही है। वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-20 आदमी है। वो दोनों उन सब से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस लड़ाई में B7 इंजर्ड हो जाती है और उसका एक आदमी B7 को पकड़ लेता है। लेकिन कोरा के पास भी जेक की एक आदमी है। साइंटिस्ट नहीं चाहता था कि उसके और भी आदमी मरे, तो इसलिए वो फैसला करता है कि वो कोरा और B7 को यहाँ से जाने देगा। वो अपनी साथी को मांगता है और बदले में B7 को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली B7 और कोरा वहाँ से जिंदा बाहर निकलते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। B7 बहुत इंजर्ड है, वो कभी भी मर सकती है, लेकिन मरने से पहले उसे कंपनी देखनी थी। उसे अपनी जिंदगी का सफर पूरा करना था। वो लोग नदी के पास जाते हैं। वहाँ पर एक बोट है। वो लोग उसका इस्तेमाल करके फाइनली उस पर्वत तक पहुँच जाते हैं। अब B7 की हालत बहुत खराब है, वो चल भी नहीं पाती। वो कोरा से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? कोरा उससे कहती है, हाँ मुझे दिख रहा है, सामने एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। B7 को ये सुन के बहुत तसल्ली मिलती है। उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है और वो मर जाती है और हमें असलियत दिखाई जाती है कि कोरा ये सब झूठ कह रही थी, वहाँ पर कुछ नहीं था। अब B7 मर चुकी है और कोरा फिर से अकेली हो चुकी है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसे अपने घर लौटना ही पड़ेगा। वो अपने घर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका इंतजार जोसेफ कर रहा है। जोसेफ उसके घर में पहुंच चुका है। वो कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें हारते हुए देखना चाहता था। क्या हुआ, कंपनी नहीं ना मिली तुम्हें, हार गई ना तुम? ये सुन के कोरा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोसेफ को मार देती है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्या वो मर जाए या फिर वो जिंदा रहे? वो सोचती है कि वो मर जाएगी, लेकिन उसके बाद कोरा ये सोचती है कि जिस कंपनी ने ये सब किया है वो उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए, जहाँ पर कोरा उस कंपनी को खत्म करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।